आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डबल इंटीग्रल क्या होता है, डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है, डबल इंटीग्रल हमारी वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं कि डबल इंटीग्रल क्या होता है। अगर फर्ज करें z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है और r जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक रीजन है जो कि इस फंक्शन की डोमेन का एक सबसेट है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर गोल्डन कर्व के इनसाइड वाला मेरे पास रीजन r है। ये r इस फंक्शन की जो कि हमारे पास कंटिन्यूस है, इसकी डोमेन का एक सबसेट है। हम इस रीजन r को अगर सब डिवाइड कर दें n रेक्टेंगल्स में, कैसे? कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रा करके। ये हमने लाइंस ड्रा की हैं x एक्सिस के पैरेलल, ये लाइंस हमने ड्रा की हैं y एक्सिस के पैरेलल। ऐसा करने से हमारे पास इस रीजन के अंदर छोटी छोटी सी रेक्टेंगल्स बन गई हैं। फर्ज करें ये जो छोटी छोटी सी रेक्टेंगल्स बनी हैं ये तादाद में n है और इनमें से ये एक रेक्टेंगल जो है इसका एरिया डेल्टा ए के है, ये रेक्टेंगल नंबर k है। टोटल हमने इसके अंदर n रेक्टेंगल्स बना दी हैं। रीजन r को हमने सब डिवाइड कर दिया है रेक्टेंगल्स के अंदर और डेल्टा ए के उसमें से kth रेक्टेंगल का एरिया है। ये जो मेरे पास kth रेक्टेंगल है इसकी अगर हमारे पास जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स के हो और इसकी लेंथ डेल्टा वाई के हो तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है लेंथ इनटू विड्थ हुआ करता है, तो ये डेल्टा एक्स के इंटू डेल्टा वाई के जो है ये इस kth रेक्टेंगल का एरिया है हमारे पास। ये जो मेरे पास kth रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया है एक्स के और वाई के। इसी तरह से फर्स्ट रेक्टेंगल में भी एक पॉइंट चूज कर लेंगे, सेकंड रेक्टेंगल में भी, हर रेक्टेंगल में से एक पॉइंट चूज कर लेंगे। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी हम कैलकुलेट करें एफ ऑफ एक्स के वाई के, और इस वैल्यू को हम इस बॉक्स के एरिया से मल्टीप्लाई कर ले। ऐसा करने से होगा क्या हमारे पास? ऐसा करने से होगा ये कि हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा जिसकी हाइट जो है वो जी के है। जी के हाइट कैसे बनी है? इस फंक्शन की वैल्यू एक्स के और वाई के से मालूम करने पे। क्यों आ जाएगा वॉल्यूम? वॉल्यूम आपको याद होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। डेल्टा ए के जो है वो डेल्टा एक्स के इंटू डेल्टा वाई के है और एफ ऑफ एक्स के वाई के इस बॉक्स की हाइट है, ये वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से हम इन सारे स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम्स कैलकुलेट करके ऐड कर लें 1 से लेकर n तक, तो इसको हम रीमान सम कहते हैं। क्या कहते हैं? रीमान सम। और जब इस रीमान सम की लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लें तो जो भी चीज बनती है, जो भी नंबर हमारे पास आता है उसको हम डबल इंटीग्रल कहते हैं ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई ओवर द रीजन r। इसको हम डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी ए से लिखते हैं। यही हमारे पास डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन है। ये डबल इंटीग्रल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैंने अभी जैसे आपको बताया बॉक्स शेप चीज बन रही है, इस बॉक्स शेप चीज के वॉल्यूम्स को हमने एडअप किया है और हमने ये जो इसके अंदर हमने सब रेक्टेंगल्स बनाई थी उनकी तादाद को हमने अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दिया है। तो डबल इंटीग्रल हमें देता क्या है? डबल इंटीग्रल से हमें मिला करता है वॉल्यूम। फर्ज करें z हमारे पास एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है और इसमें हमारे पास z की वैल्यूज, f की वैल्यूज ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं ओवर द रीजन r है। डबल इंटीग्रल हम देख चुके किस चीज को जाहिर करता है। अगर फर्ज करें ये मेरे पास जी एफ ऑफ एक्स वाई का ग्राफ है ग्रीन कलर का, बेस में रीजन मेरे पास r है। इस रीजन के अंदर ये इसका kth बॉक्स है, इस kth बॉक्स का एरिया डेल्टा ए के है। इस बॉक्स की हाइट जो है वो एफ ऑफ एक्स के वाई के है, तो एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के वो इस बॉक्स का वॉल्यूम है। और हमने क्या किया है? इन वॉल्यूम्स को ऐड कर लिया है। पार्ट्स में सब डिवाइड करके हमने वॉल्यूम निकाले बॉक्सेस के, उनको ऐड किया और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर लिया
तो क्या ख्याल है, हमें यही वाला वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा? अगर हम इस वॉल्यूम को V से डिनोट करें, कौन से को? उस सॉलिड को जो बाउंडेड बिलो बाय द रीजन R हो, जो निचली साइड पे जिसके रीजन R हो, जिसकी अबव साइड पे हमारे पास ये वाली सरफेस g इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई हो। तो हमें डबल इंटीग्रल से इसका वॉल्यूम मिला करता है। जब भी हम डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं और फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस और ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, g की वैल्यूज, तो हमारे पास f ऑफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन R डबल इंटीग्रल क्या देता है? वॉल्यूम देता है। किस चीज का वॉल्यूम देता है? उस सॉलिड का वॉल्यूम देता है जिसको नीचे से रीजन R बाउंड कर रहा हो और ऊपर से सरफेस g इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई बाउंड कर रही हो। उस सॉलिड का हमें वॉल्यूम मिला करता है डबल इंटीग्रल सॉल्व करने से। हमने देख लिया कि डबल इंटीग्रल कहते किसको हैं। अब डबल इंटीग्रल एवेल्युएट कैसे किया करते हैं ये देखना चाहते हैं, और डबल इंटीग्रल को एवेल्युएट करने से पहले हम देखने लगे हैं कि पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। जैसे आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर g फंक्शन हो f ऑफ एक्स वाई का और आप इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहें x के रिस्पेक्ट से, तो पार्शियल g ओवर पार्शियल x से डिनोट करेंगे। ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हुए हम y को कांस्टेंट समझते हैं। इस तरह से पार्शियल g ओवर पार्शियल y, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से है और y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हुए हम x को कांस्टेंट समझते हैं। इसी तरह से हमारे पास पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल्स भी हैं। अगर हम एक इंटीग्रल हल करें a से b f ऑफ एक्स वाई डी एक्स, इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स x भी हों y भी हों, लेकिन हम इंटीग्रेशन सिर्फ x के रिस्पेक्ट से करें, तो हम इसको कहेंगे ये पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x। साइन में कोई चेंज नहीं है, डेरिवेटिव्स में आपको याद है चेंज होती है। आम डेरिवेटिव को हम dz ओवर dx लिखते हैं, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम करली z ओवर करली x या पार्शियल z ओवर पार्शियल x लिखा करते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में उसी तरह से नोटेशन है a से b f ऑफ एक्स वाई डी एक्स। बस फर्क ये है कि इस फंक्शन में वेरिएबल्स x भी हैं और y भी हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, y को कांस्टेंट समझते हुए। तो हम इसको कहेंगे ये पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है। इस तरह से अगर हम इंटीग्रेशन सिर्फ y के रिस्पेक्ट से करें और x को कांस्टेंट समझें, तो हम इसे पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y कहेंगे। सॉल्व कैसे किया करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें हमने 0 से 1 x y स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से करनी है? x के रिस्पेक्ट से करनी है। अगर हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है तो हम y को क्या समझेंगे? हम y को कांस्टेंट समझेंगे। तो y स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट होगा, x की इंटीग्रेशन करेंगे और x की इंटीग्रेशन हमारे पास याद है x की पावर n वाले फार्मूले से x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी, और इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 0 से 1, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का मेथड भी आपको याद है, क्या होगा? बाहर y स्क्वायर तो एज इट इज कांस्टेंट है, x की जगह पहले अपर लिमिट 1 पुट कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा हमारे पास, माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 ओवर 2, यानी ओवरऑल ये y स्क्वायर ओवर 2 आ गया। ये हमने पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रेशन की है किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। इसी तरह से हम एक और पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं y के रिस्पेक्ट से। जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x हमारे पास कांस्टेंट होगा, y की इंटीग्रेशन करेंगे, y स्क्वायर है, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y की पावर 1 बढ़ा लें 3 हो गई, और इस नई पावर से डिवाइड कर लें। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स राइट साइड पर लिख लिया करते हैं, और उन लिमिट्स को अप्लाई करने का तरीका आपको याद है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह, याद रहे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, x यहाँ पर कांस्टेंट है, y की जगह 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 हो गया, यानी ये 1 ओवर 3 आ गया, माइनस y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0 हो जाएगा और 0 ओवर 3 भी 0 हो जाएगा, और इस दफा हमारे पास इंटीग्रल का फाइनल आंसर x/3 आ गया है। वही इंटीग्रल है, पहले हमने उस इंटीग्रल को पार्शियली इंटीग्रेट किया है x के रिस्पेक्ट से, अब उस इंटीग्रल को हमने पार्शियली इंटीग्रेट किया है y के रिस्पेक्ट से। आप देख सकते हैं दोनों केसेस में यहाँ पे आंसर डिफरेंट है। तो ये होती है पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस पार्शियल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए हम
डबल इंटीग्रल को एवेल्युएट करना सीखने लगे हैं। सबसे पहले जो हम डबल इंटीग्रल एवेल्युएट करना सीखने लगे हैं उसमें रीजन R जो है वो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। एक ऐसी रेक्टेंगल है जो बाउंड हो रही है 4 लाइन से। कौन कौन सी लाइन से? x इक्वल टू a वाली लाइन से, x इक्वल टू b वाली लाइन से, y इक्वल टू c वाली लाइन से और y इक्वल टू d वाली लाइन से। आप देख सकते हैं कि ये रीजन जो हमारे पास बन रहा है वो एक रेक्टेंगल बन रही है। अगर जो रीजन R है जिसके ऊपर हमने इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है वो रेक्टेंगल है, फर्ज करें ये a है, ये फर्ज करें b है, ये फर्ज करें y की वैल्यू c है और ये y की वैल्यू d है। x इक्वल टू a जो है वो हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है। x इक्वल टू b जो है ये भी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। और हमारे पास जो है y इक्वल टू c जो है ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और y इक्वल टू d जो है ये भी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये 4 स्ट्रेट लाइंस मिलकर बना रही हैं, बाउंड कर रही हैं एक रेक्टेंगुलर रीजन को। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है। जो हमारा रीजन R है वो हमारे पास अगर रेक्टेंगल है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इस रीजन R को मैंने यहाँ पर 4 लाइंस की मदद से लिखा है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इक्वल टू c और y इक्वल टू d। सेम रीजन R इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू a है, लेसर इक्वल टू b है और जो y है वो ग्रेटर इक्वल टू c है और y लेसर इक्वल टू d है। इसी रीजन R को लिखने का एक और मेथड भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि ये रीजन R जो है कार्टियन प्रोडक्ट है जिसमें x की वैल्यू a से b तक क्लोज इंटरवल बन रहा है और उस क्लोज इंटरवल का कार्टियन प्रोडक्ट है y की वैल्यू c से लेकर d तक का। आपको याद होगा जब भी कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उस कार्टियन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आया करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट में से होता है और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट में से। a b क्लोज इंटरवल हमारा पहला सेट है यानी x ग्रेटर इक्वल टू a और लेसर इक्वल टू b है। y हमारे पास इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है जो कि क्लोज इंटरवल cd में से है यानी y की वैल्यू c और d के दरमियान हो सकती है। यही इस रीजन R को लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्ज करें R हमारे पास जो रीजन है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन है, तो फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए याद रहे फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा, तब हम डबल डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकेंगे। और फ्रोबेनियस ने कहा कि आप इस डबल डेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। dA हमारे पास एरिया है, आप इस एरिया को dx और dy की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और dy और dx की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस इंटीग्रल को आप आइटरेटिव वे में सॉल्व करेंगे। आइटरेटिव वे में सॉल्व करने का मकसद ये है कि पहले आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें x के रिस्पेक्ट से। जब आप x के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन करें तो पार्शियल इंटीग्रेशन करें और पार्शियल इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि y को आप कांस्टेंट समझेंगे। जब x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, x की लिमिट्स भी सॉल्व कर लें, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से कर लें। y के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर y की लिमिट्स भी फाइनली उसमें सब्स्टिट्यूट कर लें और इसी इंटीग्रेशन को आप ऑर्डर तब्दील करके भी कर सकते हैं। पहले y के रिस्पेक्ट से पार्शियल इंटीग्रेशन कर लें, जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो y की लिमिट्स लिखेंगे c से d। y की जब इंटीग्रेशन करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, x को कांस्टेंट समझेंगे। जब इंटीग्रल सॉल्व हो जाए, उसकी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट हो जाए तो फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट से। हम कहते हैं हम ऐसी सूरत में इस इंटीग्रल को आइटरेटिवली सॉल्व कर रहे हैं, 2 आइटरेशन में, पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, बाद में y के रिस्पेक्ट से, या पहले y के रिस्पेक्ट से और बाद में x के रिस्पेक्ट से, और ये हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। ये फ्रोबेनियस ने बताया है। दोनों केसेस में फाइनल इंटीग्रल का आंसर हमेशा हमारे पास सेम आया करता है। एक एग्जांपल है, हमने कैलकुलेट करना है इस डबल इंटीग्रल को जिसमें f ऑफ एक्स वाई जो है वो 100 - 6x स्क्वायर y के इक्वल है। जो रीजन R है उसमें x की लिमिट 0 से 2 तक है और y की लिमिट्स -1 से 1 तक है। अगर हम इस इंटीग्रल को
तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर द रीजन R f ऑफ एक्स वाई डी ए। किस ऑर्डर में डी ए को सॉल्व करना चाहते हैं? डी एक्स और डी वाई के ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डी वाई और डी एक्स के ऑर्डर में भी कर सकते हैं, एक ही जैसी बात होगी। मैं इस वक्त इसको सॉल्व करने लगा हूं डी एक्स और डी वाई के ऑर्डर में। फंक्शन मेरे पास जिसको इंटीग्रेट करना है वो है 100 माइनस 6x² y, और डी ए को मैं लिख रहा हूं किस तरतीब में? डी एक्स और डी वाई की तरतीब में। पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और x के रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट्स जो हैं वो 0 से 2 हैं। बाद में इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करेंगे और y के रिस्पेक्ट से इसकी लिमिट्स -1 से 1 तक हैं। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं, सम के अंदर और डिफरेंस के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल को आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 100 के साथ x नहीं है, 100 के साथ 1 है और उस 1 का इंटीग्रल x आ गया, यानी 100x माइनस इस सेकंड टर्म में 6 और y कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हमने x² की करनी है और x² की इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगी। हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर ली है। x की लिमिट्स हमारे पास 0 से 2 हैं, वो लिमिट्स यहाँ लिख लेते हैं, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। इस इंटीग्रल को हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। -1 से 1 अभी हमने इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स x की सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह यहाँ 2 लिखेंगे तो 100 × 2 200 हो जाएगा। माइनस ये 6 और 3 जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से कैंसिल हो जाएंगे? 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी 2y रह गया और 2y के अलावा बाकी हमारे पास जो है, जब x की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 -16y आ गया। और फिर माइनस और x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, यानी 0 - 0 आ गया। हमारी x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से करेंगे? y के रिस्पेक्ट से करेंगे। इंटीग्रेट कर लेते हैं 200 के साथ 1 और 1 का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट से y हो गया। -16 कांस्टेंट है, y का इंटीग्रल y²/2 हो गया। हमने y के रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेशन कर ली है। y की लिमिट्स हमारे पास हैं -1 से लेकर 1 तक। इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y की जगह यहाँ 1 पुट किया तो ये 200 आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 16 से कैंसिल होकर 8 आ जाएगा। तो 200 - 8 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ली। अब माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस का 200 आ जाएगा। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 2 8 = 16, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। ब्रैकेट खोल लेते हैं। फर्स्ट वाला 200 - 8 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 200, और ये वाला माइनस माइनस प्लस 8, प्लस का 8 और माइनस का 8 तो हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल, और 200 + 200 कितना आ गया? 400 आ गया। तो हमने सॉल्व कर लिया है एक डेफिनेट इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R। रीजन R हमारे पास रेक्टेंगल है। तो फ्रोबेनियस के मुताबिक अगर हमारे पास रीजन R जो है वो एक रेक्टेंगल हो, x a से b और y c से d के दरमियान, तो आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को किसी भी ऑर्डर में dx dy या dy dx के ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन करते हुए तब आप x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा यह है कि जो डबल डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी मदद से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है, मालूम करना है वॉल्यूम रीजन बाउंडेड अबव बाय द एलिप्टिकल पैराबोलाइड। इस रीजन को अबव साइड से एलिप्टिकल पैराबोलाइड, ये एक सरफेस है, ये सरफेस इसको बाउंड कर रही है अबव साइड से, और बिलो साइड पे रेक्टेंगुलर रीजन है, x 0 से 1 और y 0 से
वैसे तो हमें यहाँ इसकी शेप जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको रफली याद करवा देता हूँ कि अगर हमने एलिप्टिकल पैराबोलाइड की बात करनी है तो एलिप्टिकल पैराबोलाइड जो है वो एक सरफेस है, और वो किस तरह की सरफेस है, वो सरफेस की शेप मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर x और y को 0 रखें तो z की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ पे ये इसको 10 पे क्रॉस कर रही है z एक्सिस को, और उसके बाद ये इस तरह से ऊपर को, और ये एलिप्टिकल पैराबोलाइड जो है वो इस तरह की एक प्यालानुमा शेप बन रही है। अबव साइड से इस सरफेस को, जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये एलिप्टिकल पैराबोलाइड बाउंड कर रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। बिलो साइड से ये रीजन R है, इसमें x की वैल्यूज जो हैं वो 0 से 1 तक है, y की वैल्यू जो है वो 0 से 2 तक है, और हमें ये इस सारे वाले पोर्शन का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो z हैं या f(x, y) हैं ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं। ऐसी सूरत में ये सारा वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमने इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। डबल इंटीग्रल को हमने किस ऑर्डर में इवैल्यूएट करना है वो हमारी अपनी चॉइस है। क्यों हमारी अपनी चॉइस है? हमारी अपनी चॉइस इसलिए है कि जो रीजन है बिलो साइड से बाउंड करता है वो रेक्टेंगल है। आगे चलकर हम सीखेंगे कि अगर ये रीजन रेक्टेंगल नहीं है तो फिर हम किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में इंटीग्रेशन की जा सकती है। फिलहाल हमारे पास जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इक्वल है डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R। किस ऑर्डर में? फर्ज करें हम x और y के ऑर्डर में करते हैं तो पहले x की लिमिट्स 0 से लेकर 1 तक हैं, और उसके बाद y की लिमिट्स जो कि 0 से 2 तक हैं। जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, और हमने कहा है कि हम किस ऑर्डर में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x और y के ऑर्डर में, यानी पहले हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा उस रीजन का जिसको अबव साइड से ये एलिप्टिक पैराबोलाइड बाउंड कर रहा है, लोअर साइड से ये रेक्टेंगुलर रीजन बाउंड कर रहा है। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म में 10 के साथ 1 का इंटीग्रल x हो गया, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सेकंड टर्म में x स्क्वायर का इंटीग्रल, बहुत आसान सी बात है, x क्यूब ओवर 3 हो गया। थर्ड टर्म में 3y स्क्वायर सारा का सारा कांस्टेंट है, और x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x हो गई। और x की लिमिट्स लिख लेते हैं राइट साइड पर, वो है 0 से लेकर 1 तक, और y के रिस्पेक्ट से अभी हमने इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व करनी है, और y की लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 2 तक। मजीद इंटीग्रेशन करने से पहले इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने x के रिस्पेक्ट से की है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x की जगह पहले अपर लिमिट 1 पुट कर लें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, और जब हम x की जगह लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारी की सारी ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। अब हमें y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इन दो टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 10 और 1/3 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 31/3 बन जाएगा। एलसीएम लेकर ऐड कर लेंगे, मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। 3y स्क्वायर एज इट इज आ गया, और हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से। फाइनली इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 31/3 कांस्टेंट है, इसमें 1 का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो y आ जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का इंटीग्रल y की पावर 1 बढ़ा ली 3 और इस नई पावर 3 से डिवाइड कर लिया, और इसकी लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट सॉल्व करते हैं, y की जगह 2 लिखेंगे तो 62/3 हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में 3 कैंसिल हो जाएगा, y की जगह 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर माइनस y की जगह हम लिखेंगे 0, जब हम y की जगह 0 लिखेंगे
तो ये सारी की सारी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लें, 8 3 24 हो जाएगा, 62 में आप 24 को ऐड कर लें तो ये मेरे पास बन जाएगा 86, यानी 86/3 क्यूबिक यूनिट जो है वो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल आया है। यूनिट्स कौन से हैं ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, उसने कोई यूनिट नहीं बताए। अगर फर्ज करें ये सेंटीमीटर्स हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, मिलीमीटर्स हैं तो क्यूबिक मिलीमीटर आ गया। आज के लेक्चर में हमने सीखा है, क्या सीखा है कि डबल इंटीग्रल किसको कहते हैं, डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं अगर रीजन हमारे पास रेक्टेंगल हो, और डबल इंटीग्रल की मदद से हम मालूम कर सकते हैं वॉल्यूम। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम सीखने लगे हैं डबल इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज जिनका हमने पहले अननोनली इस्तेमाल कर लिया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास डबल इंटीग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट f(x,y) के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जैसे सिंगल इंटीग्रल में होता था उस कांस्टेंट को डबल इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है, बाकी रकम की इंटीग्रेशन की जा सकती है। dA जो इंटीग्रेशन है ओवर रीजन R जब सॉल्व करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि रीजन R कैसा है। हम सीख चुके हैं कि अगर रीजन R रेक्टेंगुलर रीजन हो तो हम इसको किसी भी आर्डर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर रीजन R रेक्टेंगुलर रीजन ना हो तो फिर कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम देखने लगे हैं वो वही है जो हम पहले करते रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन में भी यूज़ की है कि अगर सम का डबल इंटीग्रल सॉल्व करना हो तो अलग अलग इंटीग्रल सॉल्व करके सम किया जा सकता है। यकीनन अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर सम के साथ ये प्रॉपर्टी है तो डिफरेंस के साथ भी होनी चाहिए, और बिल्कुल है। अगर हमने दो फंक्शंस के डिफरेंस का डबल डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है तो अलग अलग सॉल्व करके डिफरेंस मालूम किया जा सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास जो रीजन है R, हम उस रीजन R को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। हम फर्ज करें इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं, एक R1 और दूसरा R2। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट को R1 कह लिया, दूसरे पार्ट को R2 कह लिया। जो इंटीग्रल ओवर द रीजन R है वो होगा इंटीग्रल ओवर द रीजन R1 प्लस इंटीग्रल ओवर द रीजन R2। अगर हमने रीजन R को दो रीजन्स में डिवाइड कर लिया है तो हम डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R को डबल इंटीग्रल ओवर R1 प्लस डबल इंटीग्रल ओवर R2 कर सकते हैं। ऐसा करने की हमें ज़रूरत पेश आएगी उस वक्त, ख़ास तौर पे जब हमारे पास जो रीजन R है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा और हमारे लिए रीजन R की लिमिट्स मालूम करना मुश्किल हो रही होंगी। तो हम रीजन R को दो पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग लिमिट्स मालूम करके उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। आज के लेक्चर में इतनी ही चीज़ें रखते हैं। डबल इंटीग्रल में अगर रीजन R रेक्टेंगुलर ना हो तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इन दोनों लेक्चर्स के बाद आपको जो है MCQ सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।